अफगानिस्तान में आया है 6.0 तीव्रता का भूकंप और 2 बच्चों की मौत की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान में जलालाबाद के पास था भूकंप का केंद्र। स्थानीय समयानुसार रात करीब 11:15 बजे ये भूकंप आया और अफगानिस्तान में आए भूकंप से दिल्ली तक धरती कांपी है, ये भी बताया जा रहा है। तो जलालाबाद के पास भूकंप का केंद्र और अभी तक जो सूचना है उसके मुताबिक 6 तीव्रता का यह भूकंप रहा। रिक्टर पैमाने पर 2 बच्चों की मौत हुई है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, अफगानिस्तान के जलालाबाद के पास ये भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। दिल्ली तक इसका असर महसूस किया गया है और स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 11:15 बजे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। एससीओ समिट में आज नेताओं की बैठक होनी है। मीटिंग के बाद नेताओं का संबोधन भी होगा। तो एससीओ समिट में आज नेताओं की मीटिंग होने वाली है। कल भी इसी से जुड़ी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। संभव है पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और बातचीत भी संभव है। और चंद घंटों में ही बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का ट्रेलर दिख गया। अब पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। 7 साल बाद चीन की धरती पर दोनों नेताओं ने आमने सामने बैठकर रिश्तों के एक नए अध्याय की शुरुआत की। अब दुनिया की नजरें आज होने वाली मुख्य समिट पर टिकी हैं। देखिए रिपोर्ट। आतंकवाद पर अपना रुख दोहराएगा। भारत आतंकवाद पर चर्चा और समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा। जाहिर है पाकिस्तान की मौजूदगी में आतंकवाद का मुद्दा छाया रहेगा। समिट के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस बीच ट्रंप की टैरिफ चुनौतियों को लेकर भी रणनीति तय होगी। एससीओ देशों के बीच संयुक्त रणनीति बन सकती है। सोमवार को मुख्य शिखर सम्मेलित है। इसके साथ ही इस समिट से ये मैसेज भी जाएगा कि चीन, रूस, ईरान और अब भारत को अलग थलग करने की अमेरिकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। चीन के तियानजिन में अब तक की सबसे बड़ी एससीओ समिट हो रही है। इस बार समिट में सिर्फ एससीओ सदस्य ही नहीं बल्कि ऑब्जर्वर और पार्टनर देशों को मिलाकर 20 से ज्यादा देशों के लीडर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी समिट में भाग ले रहे हैं। दुनिया की तकरीबन आधी आबादी एससीओ से जुड़ी। ग्लोबल जीडीपी और जमीन के बड़े हिस्से पर एससीओ का बड़ा प्रभाव। ऐसे में सोमवार को होने वाली एससीओ की मुख्य मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पीएम मोदी और पुतिन में आज मुलाकात हो सकती है। मुलाकात होगी, तियानजिन में मिलेंगे पीएम मोदी और पुतिन। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन में द्विपक्षीय वार्ता संभव। पुतिन के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से मीटिंग के बाद, यूक्रेन रूस जंग से जुड़े मुद्दों पर बात को लेकर जो मीटिंग हुई थी अलास्का में, उसके बाद ये जो बैठक हो रही है एससीओ समिट में, जो मुलाकात होने वाली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तियानजिन में ऐतिहासिक मुलाकात हुई। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी ने ऐसा कूटनीतिक स्ट्रोक चला कि अमेरिका के पसीने छूट गए। पश्चिमी मीडिया में हलचल मच गई। पीएम मोदी ने बयान से जो संकेत दिए उससे तो अमेरिका झल्लाया ही, साथ ही चीन ने हामी भरी और अमेरिका की इससे धड़कनें भी बढ़ गई। अभी तो आज पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भी मुलाकात होनी है, यानी अमेरिका को अभी और झटके लगने बाकी हैं। नए वर्ल्ड ऑर्डर के इस खेल में कुछ और पत्ते खुलने बाकी हैं, जिसके बाद अमेरिका की बॉसगिरी बेबसी में बदल जाएगी। ये महज एक मुलाकात नहीं बल्कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद है। तिनजियान में लाल कारपेट पर आज पीएम मोदी, शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन उसी नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर कदम बढ़ाते दिखे। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें ट्रंप की बादशाहत खत्म होती दिख रही।
और खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका बेबस होता नजर आ रहा है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 1 घंटे चली मुलाकात में कैसे इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव आज रखी गई, वो सुनिए। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने प्रतिबद्ध हैं। We both shoulder a historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. तियानजिन में भारत चीन रूस की इस तिकड़ी ने अमेरिका को डरा दिया है। ऊपर से पीएम मोदी और जिनपिंग का मीटिंग में दिया एक बयान ट्रंप को तीर की तरह चुभा है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे सहयोग पर दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित निर्भर है। शी जिनपिंग ने कहा कि मौजूदा हालात की जरूरत है कि दोनों देश एक साथ आएं और अपनी आबादी को ताकत बनाएं। इस तरह से भारत और चीन ने बता दिया कि दोनों देशों के संबंध सकारात्मक और नई दिशा में नई व्यवस्था बनाने के लिए तैयार है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने प्रतिबद्ध हैं। The world today is swept by once-in-a-century transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We are the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder a historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. और अगर आज इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत पड़ी तो इसकी वजह भी खुद ट्रंप ही। भारत को छेड़ा, टैरिफ पर घेरा, युद्ध भड़काने के झूठे आरोप लगाए। भारत ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सही मौके का इंतजार किया और अब अमेरिकी तानाशाही के खिलाफ भारत, चीन और रूस एक मंच पर है तो ट्रंप तिलमिला रहे हैं। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। Both sides need to approach and handle our relationship from a strategic height and long-term perspective, so as to realize the sustained, sound and steady development of our bilateral ties. We must also step up to our historic responsibility to uphold multilateralism, work together to bring about a multipolar world and more democracy in international relations, and to make our true contributions to peace and prosperity in Asia and around the world. अब समझिए, जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं उसमें कैसे अकड़ में रहने वाले सुपर पावर अमेरिका को शक्तिहीन बनाया जा सकता है।
पहला कदम डी-डॉलराइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की भूमिका कम करने के लिए साझा करेंसी में आपसी लेन देन, क्योंकि अभी डॉलर ही इंटरनेशनल करेंसी है जिसको दुनिया के ज्यादातर देश स्वीकार करते हैं। तभी अमेरिका अपना वर्चस्व ग्लोबल मंच पर चमकाता है। दूसरा कदम रणनीतिक और सैन्य सहयोग RIC यानी भारत, रूस और चाइना संयुक्त सैन्य अभ्यास और अहम डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके आपसी रक्षा सहयोग बढ़ा सकते हैं। तीसरा कदम SCO देशों के बीच कारोबार बढ़ाकर अमेरिकी बाजार का विकल्प ढूंढना। चौथा कदम तकनीकी आजादी यानी पश्चिमी तकनीक पर निर्भरता घटाना। और इसी के संकेत पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच हुई बातचीत से मिले। बैठक में सीमा विवाद समाधान, बॉर्डर मैनेजमेंट, व्यापारिक सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता, कैलाश मानसरोवर यात्रा बहाली और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू करने, आतंकवाद विरोधी नीति पर सहमति बनी, यानी आर्थिक, सैन्य हर स्तर पर सहयोग से नई इबारत लिखने की तैयारी है। आपने समझा कि कैसे अमेरिकी वर्चस्व को भारत, रूस और चीन चुनौती दे सकते हैं। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि SCO में शामिल 10 में से सिर्फ 3 देश यानी भारत, रूस और चीन ही मिल जाएं तो कितनी बड़ी महाशक्ति है। भारत, रूस और चीन मिलकर दुनिया की लगभग 36% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रूस प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध ऊर्जा महाशक्ति है और भारत चीन के साथ गहरे संबंध। फायर पावर इंडेक्स 2025 में रूस दूसरी रैंक पर है, चीन तीसरे और भारत चौथे रैंक पर है, यानी तीनों देशों की सैन्य शक्ति का जवाब नहीं। कुल मिलाकर ये तीनों देश विश्व की 1/3 से ज्यादा जनसंख्या, आर्थिक शक्ति और सैन्य क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। RIC मॉडल से दुनिया को एक शांति भरी व्यवस्था बनाने की अहम कड़ी है भारत और रूस। ये बात चीन भी जानता है। यही वजह है कि जब पीएम मोदी और पुतिन चीन पहुंचे तो जिनपिंग ने उनके लिए रेड कारपेट बिछाया। पूरी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत हुआ। दोनों के लिए रेड कारपेट बिछाए गए। पीएम मोदी जब कल पहुंचे थे तो उनके लिए सांस्कृतिक आयोजन। ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की धाक से चीन में मौजूद हर भारतीय का जोश हाई था। यही वजह है कि भारतीय मूल के लोगों में पीएम मोदी के लिए एक अलग ही दीवानगी दिखी। मोदी मोदी के नारे लगे। पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ सी मचती दिखी। कुछ वैसा ही गर्मजोशी भरा स्वागत पुतिन का भी हुआ। और जब इतने शक्तिशाली देश एक मंच पर हो तो अमेरिका जैसे स्वयंभू सुपर पावर की नींद उड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका ने रूसी तेल पर बैन लगाया, तब भारत ने रूस से दोस्ती दिखाते हुए लगातार तेल खरीदना जारी रखा। ऐसे में जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ वॉर के बाद पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हो रही है तो ट्रंप की धड़कनें बढ़ना तय है। इसके अलावा SCO के मन से कैसे रूस और चीन मिलकर ट्रंप की धमकियों का जवाब देंगे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ट्रंप की टैरिफ तानाशाही और तेल को लेकर छिड़े कूटनीतिक युद्ध के बाद 3 महाशक्तियां पहली बार एक साथ एक मंच पर हैं। एक है रूस, जिसके ऑयल एक्सपोर्ट पर अमेरिका ने बैन लगाकर उसे आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ है चीन और भारत, जो युद्ध के बाद रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। ऐसे में जब पुतिन, पीएम मोदी और जिनपिंग एक साथ SCO के मंच पर अपनी बातें रखेंगे तो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप उसे बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। आज भारत की चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। कल SCO समिट के बाद भारत रूस की द्विपक्षीय बातचीत होगी। ऐसे में तेल को लेकर तीनों देश किसी एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। वो रूस से लगातार तेल खरीदता रहेगा। और अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर एक बड़े ग्लोबल संकट को टाला है। आखिर कैसे, इसे भी समझिए। रूस दुनिया को कुल आपूर्ति का लगभग 10% तेल सप्लाई करता है,
भारत रूस से तेल न खरीदता तो कच्चा तेल $200 प्रति बैरल जा सकता था। मार्च 2022 में ग्लोबल मार्केट में तेल $137 प्रति बैरल बढ़ गया। तब भी भारत ने नागरिकों के लिए तेल की कीमतें घटाई। भारत ने तेल आपूर्ति जारी रखकर बाजार को स्थिर किया। इससे सरकारी तेल कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यानी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वजह से इतना बड़ा ग्लोबल संकट टल गया। लेकिन अमेरिका फिर भी कहता है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ जंग की फंडिंग कर रहा है। आखिर इस दावे में कितना दम है, ये भी देख लीजिए। अमेरिका का भारत के साथ $50 अरब का व्यापार घाटा है। यह घाटा चीन, यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको की तुलना में बहुत कम है। बदले में भारत अमेरिका से एयरक्राफ्ट और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है। इसीलिए अमेरिका का भारत पर युद्ध की फंडिंग का आरोप सरासर गलत है। तेल पर चल रहे वैश्विक संकट और दबाव के बीच एससीओ समिट में पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात कई मायनों में एक रणनीतिक मोड़ की तरह है, जिस पर अमेरिका से लेकर यूरोप की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ट्रंप प्रशासन की एक भूल दुनिया को कितने नुकसान में ले जाएगी, इसका अंदाजा ट्रंप को नहीं है। शायद इसलिए वो अपने सलाहकारों को नहीं रोक रहे और उनके सलाहकार भारत के खिलाफ सिर्फ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि जब अपने घर कांच के हों तो दूसरों के घरों पर पत्थर मारना नहीं चाहिए। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो शख्स जो कब क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कब यू टर्न लेंगे और कब अपने झूठ को सच बताने लगेंगे, कोई नहीं जानता। अमेरिका की सत्ता में दूसरी बार राष्ट्रपति के पद पर काबिज होते ही ट्रंप ने अपने फैसलों से पूरी दुनिया को 360 डिग्री घुमा दिया है। उनका हर एक फैसला हर बीतते दिन के साथ दुनिया के लिए नई मुसीबतें ला रहा है। लेकिन इसी बीच भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भारत को रूस से दोस्ती का जो इनाम दिया है, उसने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया है। और जो इल्जाम भारत पर लगाए हैं वो बिना सिर पैर के हैं, यानी जिसका दूर दूर तक भारत से कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका का आरोप है कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस यूक्रेन जंग मोदी की जंग है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उन पैसों से रूस यूक्रेन को दहला रहा है। इसलिए अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप जिस युद्ध को लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं, दरअसल उस युद्ध को खत्म करना उनके चुनावी वादे में शामिल था। उन्होंने कहा था कि वो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन जंग खत्म करवा देंगे, लेकिन ना तो जंग रुकी, ना ही रुकने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने कोशिशें नहीं की। उन्होंने पहले अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग खत्म करने के लिए वार्ता की। फिर व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ युद्ध विराम पर चर्चा की। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, यानी ट्रंप अपनी युद्ध खत्म करने वाली परीक्षा में फेल साबित हुए। कमाल है, जिस जंग को शुरू अमेरिका ने किया, जिस अमेरिका के दम पर यूक्रेन ने रूस से जंग लड़ने का फैसला किया, वो अमेरिका भारत को इसका जिम्मेदार बता रहा है। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी। ये 18 अगस्त को व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं, जब ज़ेलेंस्की अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ व्हाइट हाउस में युद्ध विराम पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। भले इस चर्चा से कोई हल नहीं निकला, लेकिन इस बैठक में ट्रंप ने खुद कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा। आप भी सुनिए। अब सवाल यह है कि जंग को हवा अमेरिका दे रहा है
यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद कर रहा है, लेकिन जंग भड़काने का आरोप भारत पर मढ़ रहा है, जो अमेरिका की नीयत पर सवालिया निशान लगा रहा है। अमेरिका के इस झूठ को बेनकाब कील इंस्टीट्यूट के आंकड़े भी कर रहे हैं, जिसके मुताबिक अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 11,700 अरब रुपए की मदद की है, जिसमें 6,600 अरब रुपए की सैन्य और 4,800 अरब रुपए की आर्थिक मदद शामिल है। ट्रंप और उनके सलाहकारों की फौज लगातार भारत पर लगाए टैरिफ को सही साबित करने में लगी है, लेकिन जंग भड़काने की मंशा ना तो कभी भारत की रही है और ना कभी रहेगी। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो जंग की शुरुआत से ही वो इस जंग में रूस के खिलाफ साजिश रचता रहा है और खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को कई घातक हथियार दिए हैं ताकि जंग में रूस के खिलाफ वो लंबे वक्त तक लड़ सके। अमेरिका ने एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए, जिसमें 1500 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल, पैट्रियट मिसाइल की 3 बैटरी और हॉक सिस्टम शामिल है। वहीं 6500 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, 10,000 टो मिसाइल्स और 20,000 से ज्यादा एंटी आर्मर सिस्टम यूक्रेन को दिए। साथ ही 270 से ज्यादा हॉवित्जर तोप, 7 लाख से ज्यादा मोर्टार, हाइमर सिस्टम की 40 यूनिट जैसे आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम दिए। साथ ही टैंक और बख्तरबंद वाहन और हेलीकॉप्टर और अटैक ड्रोन भी अमेरिका ने यूक्रेन को दिए, जो साफ दर्शाते हैं कि रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका ने कैसे आग में घी डालने का काम किया। तो ट्रंप के टैरिफ की दबाव नीति पहले ही बेदम हो चुकी है। भारत ने अमेरिका के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया है और तो और ट्रंप की कुर्सी पर भी अब खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इसके 2 कारण निकल रहे हैं, जिनमें पहला कारण है ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के वो बयान जिसमें वो भारत पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पीटर नवारो के कई बयान हम आपको बता भी चुके हैं। दूसरा कारण है ट्रंप की चिंता बढ़ाने वाला। क्या है वो कारण, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती की वजह से अमेरिका गुस्से में है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी बनी रहे। यही वजह है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाए। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी भी करार दे दिया था। लेकिन नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के आंकड़ों ने साफ कर दिया है, भारत पर ट्रंप के टैरिफ का असर नहीं हो रहा और भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। एनएसओ के आंकड़ों पर गौर करें। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के पहले क्वार्टर में भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ी है, जो पिछले 5 क्वार्टर में सबसे अधिक है। इन आंकड़ों को देखकर अमेरिका की टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जो अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बना रहा था, उसी भारत के बढ़ते जीडीपी ने साफ कर दिया कि अमेरिका की यह दबाव नीति फेल साबित हुई। यही वजह है कि अब अमेरिका ने भारत से बातचीत कर टैरिफ मसले का हल निकालने के संकेत दिए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से इस मसले पर बातचीत करे। अमेरिका भारत के टॉप लेवल के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भारत को सहयोगी के रूप में बनाए रखने के पक्ष में है और अपने भारत विरोधी बयानों को दबाव की रणनीति का हिस्सा बता रहा है। अमेरिका ने चीन को सताया, रूस को सताया, भारत को सताया। अगर वो तीनों हाथ मिला रहे इकोनॉमिक टर्म्स में अमेरिका की आर्थिक जो डोमिनेंस है दुनिया में, उसका मुकाबला करने के लिए, तो वो घबरा रहा है, क्योंकि अमेरिका को आदत नहीं है नंबर 2 होने की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका हमेशा नंबर 1 होना चाहता है। अब ये 3 देश मिलके, मैं पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम चीन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, रूस भी भरोसा नहीं करता, चीन पे कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम अपनी करेंसीज में ट्रेड करना शुरू कर दें, डॉलर को हम ये नहीं करें हटा
घटा देंगे, लेकिन अगर हम रूबल में, रुपए में या फिर युआन में ट्रेड करें तो उससे फर्क तो काफी पड़ेगा अमेरिकन इकोनॉमी को। एक तरफ ट्रंप की टैरिफ नीति अब ट्रंप की कुर्सी के लिए काल साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। आखिर क्या है ट्रंप को लेकर वो चौंकाने वाला दावा, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह बयान सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अगर ट्रंप के साथ कोई त्रासदी होती है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है। जेडी वेंस का यह बयान उस समय आया है जब हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर बड़ा नीला निशान देखने के बाद उनकी सेहत को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया। उधर दो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैरी सेगल और डॉक्टर जॉन गार्टनर ने ट्रंप की सेहत को लेकर चिंता जताई है और दावा किया है कि ट्रंप में मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी ट्रंप चीजों को भूलने लगे हैं। उनके तर्क करने की क्षमता में गिरावट आ रही है। यह चौंकाने वाला दावा ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप अपने स्वास्थ्य चिंताओं के कारण अपना हाथ छिपाने की कोशिश करते नजर आते हैं। कई मौकों पर उन्हें अपने हाथ को ढकते हुए देखा गया है। ट्रंप के हाथ में कुछ एक दिखा निशान जिसको लेके कयासें लगाई जा रही हैं, बट लेट अस सी। बट जो जेडी वैंस ने कहा वो तो लॉजिकल बात है। अमेरिका का जब प्रेसिडेंट इनकैपेसिटेट हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स द प्रेसिडेंट, तो ये तो एक्सपेक्टेड और ड्यूटी है वाइस प्रेसिडेंट की। बट हाँ, ये थोड़ी कयासों वाली बात है कि क्या इतनी कंट्रोवर्सी उठ गई कि जेडी वैंस को ये बात बोलनी पड़ी। हालांकि जेडी वेंस ट्रंप के पूरी तरह फिट होने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके बयानों ने इस सवाल को दोबारा जन्म दे दिया है कि क्या सच में ट्रंप किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गए हैं। ऐसे में क्या ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। देर रात दिल्ली में भूकंप के झटके आए। पाकिस्तान में भी भूकंप के तेज झटके आए। पेशावर, इस्लामाबाद में भूकंप के झटके आए। और साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। तो अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.3 तीव्रता का यह भूकंप रहा जो जलालाबाद में आया और उसका प्रभाव, उसका रेडिएशन दिल्ली जम्मू कश्मीर तक महसूस किया गया। तो शंघाई सहयोग संगठन का 25वां सम्मेलन चीन में जारी है, लेकिन ये सम्मेलन सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये 25वीं बैठक है, बल्कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही सम्मेलन अमेरिका के एकाधिकार और दबाव के खिलाफ एक रणनीतिक रास्ता निकाल सकता है। वो रास्ता जिस पर चलते हुए 10 देश ट्रंप के टैरिफ बम को बेअसर कर देंगे। लेकिन ये होगा कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, SCO बदलेगा स्थिति। बल्कि अतीत में जिस आशंका के आधार पर संगठन ने आकार लिया, उस आशंका के साकार होने के विरुद्ध अंतिम निर्णय लेने का यही सही समय है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और जिनपिंग। SCO के सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भले ही आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है, लेकिन इस बैठक में जिस विषय पर फैसला होगा वो विषय ट्रंप के दबाव बनाने वाली नीति है। और तय है कि भारत, चीन, रूस मिलकर ट्रंप के एकाधिकार वाली नीति के खिलाफ बड़ा कदम उठाएंगे। अब ये कदम क्या होंगे, इन्हें बैठक के बाद सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि यही तीनों देश मिलकर ट्रंप के प्लान पर पानी फेर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के पास तेल, गैस और मिनरल्स है, चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और ढांचा है, जबकि भारत के पास बड़ा कंज्यूमर मार्केट और सर्विस सेक्टर है। और यही वो देश हैं जो मिलकर सर्कुलर ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें रूस की भूमिका ऊर्जा और धातु देने में होगी, चीन की भूमिका तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग में होगी, तो भारत उपभोक्ता बाजार और IT सर्विसेज दे सकता है।
जिसका सीधा मतलब है कि रूस, चीन, भारत साथ मिलकर अमेरिकी टैरिफ का दबाव खत्म कर देंगे और बहुत ही कम लागत वाली वैकल्पिक अर्थव्यवस्था तैयार भी कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि सर्कुलर ट्रेड के ढांचे से अमेरिका भू राजनीतिक और वित्तीय जवाब कैसे दिया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर क्रमवार समझिए। भारत, रूस, चीन डिजिटल करेंसी और पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं, जैसे कि स्विफ्ट का विकल्प चीन के CIPS यानी क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम बनाया है। ठीक ऐसे ही रूस ने भी स्विफ्ट के जवाब में SPFS जैसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम तैयार किया है, जबकि भारत भी UPI ग्लोबल मॉडल जल्द लॉन्च करने जा रहा है, जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए SCO के सदस्यों को अमेरिकी करेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस दिशा में कदम उठाए जाने के संकेत प्रबल इसलिए हैं क्योंकि चीन ने पहले ही अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगा दिया है और भारत, रूस भी कृषि, तकनीक और रक्षा क्षेत्रों में अमेरिकी सामान पर टैरिफ हाई कर सकते हैं। इन कदमों से अमेरिकी कंपनियों के बीच ही प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी और कई चीजों के लिए भारत, रूस, चीन की आपसी निर्भरता बढ़ जाएगी, जिससे न सिर्फ संबंध मजबूत होंगे बल्कि अमेरिका का हाईटेक एकाधिकार भी खतरे में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ट्रंप के टैरिफ बम से त्रस्त कई देश सख्त फैसले लेने की तैयारी में है, लेकिन अमेरिका जैसी शक्ति के खिलाफ फैसला लेना व्यक्तिगत किसी देश के पक्ष में होगा या नहीं होगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। इसलिए SCO के सम्मेलन में इस बार उम्मीदें ज्यादा है। 10 देशों का यह संगठन कुछ ऐसे फैसले ले सकता है जो अमेरिका के एकाधिकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, जिससे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर आधारित व्यापार भी संकट में पड़ सकता है। That India and Russia have nurtured one of the steadiest relationships between major nations in current times. भारत, रूस की मित्रता बनाएगी व्यापारिक ढांचा। भारत और रूस पारंपरिक मित्र हैं और दोनों ही इस दुनिया के अमेरिका विहीन संगठनों के सदस्य हैं। हालांकि भारत की नीति सभी राष्ट्रों के हितों के साथ अपना हित तलाशना है, लेकिन अमेरिका की एकाधिकार वाली नीति से बढ़ रहे दबाव में भारत को अपने सहयोगियों के साथ अपने हित तलाशने के लिए मजबूर कर दिया है। और यही मजबूरी अमेरिका की करेंसी के एकाधिकार के लिए घातक साबित हो सकती है। SCO सम्मेलन में भारत, रूस और चीन मिलकर एक ऐसा रोड मैप दुनिया के सामने रख सकते हैं जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह रोड मैप होगा ब्रिक्स करेंसी का। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में लगभग 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है, जिसमें अमेरिका चाहे तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है, जिसकी वजह से टैरिफ या प्रतिबंध लगने पर डॉलर से लेन देन करने वाले देशों को झुकने पर मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का जवाब डॉलर का दबदबा खत्म कर लोकल करेंसी को बढ़ावा हो सकता है। यानी डॉलर के जवाब में ब्रिक्स करेंसी बनाने को हरी झंडी मिल सकती है, जिसमें लोकल करेंसी के जरिए बिना अमेरिका के दबाव के व्यापार होगा। मुमकिन है कि SCO की बैठक में इस संबंध में सहमति भी बन जाए, क्योंकि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी ने इस समय न सिर्फ रूस, चीन और भारत को बल्कि दुनिया के कई देशों पर भी दबाव बना दिया है। इसीलिए ऐसा कोई कारण नहीं युआन, रूबल, रुपया, रियल और रैंड शामिल हो सकते हैं। इसके लिए SCO की भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि इस संगठन में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देश शामिल हैं, जो मिलकर ऊर्जा, रक्षा और व्यापार कॉरिडोर बना रहे हैं। और पिछले सम्मेलनों में कई बार स्थानीय मुद्रा में लेन देन का मुद्दा उठ भी चुका है, जिसे इस बार रूस, भारत और चीन मिलकर हरी झंडी दे सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो अमेरिका की एकाधिकार और दबाव वाली नीति ने अब तक किसी दूसरे देश को मजबूत नहीं होने दिया है, लेकिन एससीओ में वो क्षमता है जो अमेरिका का मुकाबला कर सकती है। इस मुकाबले का आधार है मानव संसाधन, भूभाग और अर्थव्यवस्था, जिनका सही इस्तेमाल अमेरिका के आर्थिक विस्तार को रोक सकता है। लेकिन कैसे, सवाल ये है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूएस का आर्थिक विस्तार, एससीओ करेगा सीधा प्रहार। डॉलर से व्यापार और स्विफ्ट तंत्र की बदौलत अमेरिका पूरी दुनिया पर दबाव बनाता है। मनचाहे टैरिफ और प्रतिबंध लगाता है। हालांकि अब तक की स्थिति में अमेरिका के खिलाफ कोई ऐसा गठबंधन खड़ा नहीं हुआ जो उसके आर्थिक विस्तार को चुनौती दे सके। लेकिन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों पर आए दबाव के बाद एससीओ वो मंच बन सकता है जो अमेरिका के लिए चुनौती बन जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एससीओ दुनिया को चलाने वाले तंत्र का एक शक्ति केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। आबादी, संसाधन और भूगोल ही नहीं, आर्थिक समृद्धि भी एससीओ को अमेरिका से आगे खड़ा करते हैं। अगर अमेरिका के मुकाबले भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देशों का आंकलन करें तो 40% आबादी एससीओ को मानव संसाधन का केंद्र बनाती है। यानी दुनिया के 4 में से 1 या उससे भी ज्यादा व्यक्ति एससीओ क्षेत्र के हैं। बात अगर भूखंड की करें तो एससीओ के पास दुनिया का 20% भूभाग है, जिसमें रूस, चीन और भारत मिलकर सुपर लैंड ब्लॉक बनाते हैं। इसके अलावा एससीओ देशों की कुल जीडीपी मिलाकर 20% वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जिसमें चीन का हिस्सा लगभग $17 ट्रिलियन, भारत का हिस्सा $3.7 ट्रिलियन और रूस का हिस्सा $2.2 ट्रिलियन, जिसका मतलब है कि जनसंख्या, भूभाग और अर्थव्यवस्था के सही उपयोग से एससीओ में शामिल देश अमेरिका के सामने एक बड़ी ताकत और चुनौती दोनों बन सकते हैं। इनके अलावा ऊर्जा संसाधन में भी एससीओ अमेरिका के मुकाबले ताकतवर है, क्योंकि रूस, कजाकिस्तान और ईरान जैसे देश तेल, गैस, यूरेनियम और मिनरल्स में समृद्ध हैं। वहीं चीन और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसीलिए एससीओ चाहे तो आपसी सहमति से अमेरिका को अलग थलग करके दुनिया को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता है। अमेरिका के विस्तार को रोकने के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण ब्लॉक बन सकता है। और ये इस बैठक में संभव है। इस बैठक में राजनीतिक मतभेद भुलाए जा सकते हैं, सीमा विवाद को लेकर नई रणनीति बन सकती है, आपसी अविश्वास को विश्वास में बदला जा सकता है और एससीओ के 10 देश मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की बाधा दूर कर सकते हैं। अगर एससीओ के सम्मेलन में ऐसा होता है तो फिर अमेरिका का डॉलर के बल पर संसाधनों पर प्रतिबंध या दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने वाला दांव बेकार साबित होगा। यहां तक कि अमेरिका सुपर पावर की रेस से भी बाहर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।